नमस्कार। आज हम एक अहम केस पर बात करने वाले हैं। परवीन कुमार जैन बनाम अंजू जैन। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है ये, और हमारे पास फैसले का टेक्स्ट भी है। जी हाँ। हमारा मकसद है ये समझना कि कोर्ट ने इस लंबे उलझे हुए वैवाहिक विवाद को कैसे देखा, खासकर वो हिस्सा जहां शादी के पूरी तरह टूट जाने मतलब इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन और परमानेंट एलिमनी की बात आई। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प मामला है। तो थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। शादी हुई 1998 में, 2001 में एक बेटा हुआ। हाँ। लेकिन 2004 से ही पति पत्नी अलग रह रहे थे। काफी लंबा अरसा हो गया जी, 20 साल। पति ने पहले क्रूरता के आधार पर तलाक फाइल किया था, पर वो केस वापस ले लिया। हाँ, वो याचिका वापस हो गई थी। और पत्नी ने फिर हिंदू मैरिज एक्ट HMA की धारा 24 के तहत अपने और बेटे के लिए मेंटेनेंस मांगा। जी, अंतरिम रखरखाव के लिए। और यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई, है ना, मेंटेनेंस की रकम को लेकर। बिल्कुल। फैमिली कोर्ट ने एक रकम तय की, फिर मामला हाई कोर्ट गया जिसने रकम बढ़ा दी। अच्छा। और फिर दोनों ही पक्ष मतलब पति और पत्नी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। पति का एक खास तर्क था, वो फंक्टस ऑफिशियो वाला, कि जब तलाक की अर्जी ही वापस ले ली तो फैमिली कोर्ट का तो अधिकार ही नहीं बनता मेंटेनेंस पर फैसला देने का। यही था ना? हाँ, उनका मुख्य तर्क यही था कि फैमिली कोर्ट का काम खत्म हो गया था उस पॉइंट पर। लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना नहीं। ये पॉइंट थोड़ा समझाएंगे, उनका क्या कहना था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, HMA की धारा 24 जो पत्नी के अंतरिम रखरखाव के लिए है, और धारा 26 जो बच्चों के रखरखाव और शिक्षा से जुड़ी है। अच्छा। ये अपने आप में स्वतंत्र प्रावधान है। इनका तलाक की मुख्य याचिका से सीधा संबंध नहीं है कि वो वापस हो जाए तो ये भी खत्म हो जाए। मतलब इनका मकसद अलग है। बिल्कुल। इनका मकसद है कि जो पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर है उसे मदद मिले और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। सिर्फ तलाक की याचिका वापस लेने से यह मकसद खत्म नहीं हो जाता। समझ गया। और हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस बढ़ाया भी था, शायद पति की आय छिपाने की कोशिशों को देखते हुए। कुछ म्यूचुअल फंड्स का भी जिक्र था। जी हाँ, बिल्कुल। हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपनी आय को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं थे। उनके काफी निवेश थे, जैसे म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ से ज्यादा, और कुछ संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर भी स्पष्टता नहीं थी। हाईकोर्ट ने राजनेश बनाम नेहा केस का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि रखरखाव तय करते समय पार्टीज की लाइफस्टाइल, पत्नी और बच्चों की जरूरतें और पति की कमाने की क्षमता, इन सबको देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। वो सिर्फ अंतरिम रखरखाव पर नहीं रुके। अंतरिम रखरखाव के तकनीकी पहलुओं पर फोकस नहीं किया। तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि ये लोग 20 साल से अलग रह रहे हैं। 20 साल। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। शादी व्यावहारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। एक तरह से डेड मैरिज। हाँ, बिल्कुल। और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि दोनों पक्ष खुद भी मान रहे थे कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? कोर्ट ने क्या किया? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया, जो संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई है। आर्टिकल 142? ये पूर्ण न्याय करने वाली शक्ति है ना? जी हाँ, ये कोर्ट को इजाजत देती है कि वो असाधारण परिस्थितियों में, जहां मौजूदा कानून शायद पूरी तरह न्याय न कर पाए, वहां पूर्ण न्याय करने के लिए कदम उठा सकें। अच्छा। कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन जैसे पहले के फैसलों का जिक्र किया और कहा कि जब शादी इस तरह टूट चुकी हो कि उसे जोड़ा न जा सके, मतलब इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका हो, तो कोर्ट उसे खत्म कर सकता है, भले ही औपचारिक तलाक की अर्जी पेंडिंग न हो। हाँ, इस केस में जैसे पति ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी, फिर भी कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके शादी को भंग कर दिया। ओके, तो शादी खत्म, फिर मेंटेनेंस का क्या हुआ? अंतरिम वाला तो अब मतलब नहीं रखता। सही। अंतरिम रखरखाव अप्रासंगिक हो गया, तो कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता यानी परमानेंट एलिमनी तय करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके लिए क्या आधार लिया? वही स्थापित सिद्धांत। राजनेश बनाम नेहा और किरणजोत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल केस में जो फैक्टर्स बताए गए हैं, दोनों पार्टियों की स्थिति, पत्नी की जरूरतें, पति की आय और संपत्ति। हाँ। इस केस में पति दुबई में CEO थे, उनकी आय काफी अच्छी थी, करीब 10-12 लाख रुपए महीना। इसके अलावा काफी निवेश और संपत्ति भी थी। इन सबको ध्यान में रखा गया। तो फाइनल फैसला क्या आया? कितनी रकम तय हुई? कोर्ट ने सोचा कि बार बार के झगड़ों से बेहतर है एक बार में सेटलमेंट कर दिया जाए।
तो उन्होंने एक मुश्त रकम तय की। कितनी? पत्नी के लिए 5 करोड़। ये उनके रहन सहन के स्तर, इतने लंबे अलगाव और पति की आर्थिक क्षमता को देखते हुए तय हुआ। 5 करोड़? और बेटे के लिए? वो तो शायद अब वयस्क हो गया होगा। हाँ, बेटा वयस्क था, लेकिन कोर्ट ने उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 1 करोड़ वयस्क होने के बावजूद? जी, कोर्ट ने माना कि उच्च शिक्षा और आर्थिक रूप से स्थिर होने तक उसे पिता के सहारे की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है और बच्चों को सेटल होने में वक्त लगता है, और ये पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है कि अगर साधन है तो बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही। तो ये मामला सिर्फ मेंटेनेंस बढ़ाने का नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर यूज करके एक लंबी कड़वी लड़ाई खत्म की, शादी भंग की और एक फाइनल सेटलमेंट कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से व्यवहारिक समाधान था, एक ऐसी स्थिति का जो सालों से अटकी हुई थी। ये सोचने पे मजबूर करता है ना हाँ, कि ऐसी सिचुएशन में जहां शादी पूरी तरह टूट चुकी हो, सालों से केस चल रहा हो, वहां कानूनी प्रक्रियाओं पर सख्ती से चलना बेहतर है या फिर आर्टिकल 142 जैसी पावर इस्तेमाल करके, मतलब एक प्रैक्टिकल हल निकालना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी शुद्धता और व्यवहारिक न्याय के बीच सही संतुलन क्या हो, खासकर ऐसे मामलों में जहां इंसानी रिश्ते और जिंदगियां दांव पर लगी हों। ये वाकई सोचने वाली बात है।